Good morning everyone. Today we will discuss chapter 5 India Agriculture Industry and Transportation. ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों हम समझेंगे इंडिया का एग्रीकल्चर कैसा है, क्या क्या एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं, इंडस्ट्री कैसी है हमारे इंडिया में, क्या क्या चीज़ की इंडस्ट्री है, और ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो आने जाने का किस तरह का सुविधा है, हमारे यहाँ की कैसी फैसिलिटी है ना, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंट्री विदाउट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट के बिना वो इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं हो सकती है ना। तो इंडिया में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और जो आने जाने की सुविधा है, ठीक है, ये किस तरह से है, कहाँ कहाँ है, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, India is an agriculture country. About 70% of the people are engaged in agriculture activities. अब इंडिया में ये आप लोग ना फर्स्ट लाइन जो है ये आप लोग ध्यान से थोड़ा देख लेना। ठीक है, अब इंडिया का 70% पीपल लोग जो है, मतलब 70% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में डिपेंड है। ठीक है, उन लोग सिर्फ एग्रीकल्चर से उनका मतलब अधिक से अधिक लोग जो इंडिया में एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी होती है, जो फसल उगाना होता है, उसमें डिपेंड रहते हैं या फिर बिजी रहते हैं। ठीक है, द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इंडिया कंट्री द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया. क्रॉप्स ग्रोन आर यूज आइदर फॉर फूड और फॉर इंडस्ट्री. अब ये जो एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा उगाने के कारण क्या होता है, हमारा देखो अभी हमारा जो डेवलपमेंट है वो किस चीज़ में बेस है, इंडिया का जो डेवलपमेंट हो रही है वो किस चीज़ में बेस है, एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छा होने के कारण क्या होता है, हमारे देश का जो समृद्धि है, ठीक है, जो प्रॉस्पेरिटी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है ना। और पहले क्या था, अभी यहाँ पे देखो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप उगाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अब इंडिया में उगाने के कारण ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के लोग खाते हैं ना, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं आउट ऑफ इंडिया या फिर अलग अलग देशों में ये सप्लाई होते हैं, तो उससे भी हमारे इनकम अच्छे आ जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक रेट में भी अच्छा, आप लोग बोल सकते हो, अच्छा असर कर रहा है ना। तो क्रॉप आर ग्रोन आर यूजुअली आइदर फॉर फूड फॉर इंडस्ट्री. Agriculture has progressed by leaps and bounds after independence. Now India is guiding the developing nations in industrial technology. अब क्या है, पहले जैसे हम लोग का देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उस समय ना, तो कुछ एग्रीकल्चर का हो गया या फिर आप समझ लो जो इंडस्ट्री हो गया, ऐसा में कोई डेवलपमेंट नहीं था क्योंकि उस समय इतना सोच नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये चेंजेस आने लगे, लोग कुछ कुछ उगाने लगे, तो ये धीरे 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 इन लोग का बिजनेस बन गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आप कुछ भी उगाते हो, जैसे आप धान हो गया या फिर जो चावल हो गया है ना, चावल हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं, जो भी आप उगाते हो, तो ये क्या होता है, आप इतना ज़्यादा उगाने के कारण क्या हो गया, ये सप्लाई होने लग गया आउट ऑफ जो भी अलग अलग देशों में ये सप्लाई होने लग गया, जिस कारण से वहाँ पे उन लोग ये बिज़नेस करने लगे। तो उससे क्या हुआ, हमारे यहाँ का इकोनॉमिक रेट जो है वो बढ़ने लगा, जिस कारण से इंडिया का प्रॉस्पेरिटी है जो है वो भी बहुत अच्छा होने लगा, बहुत बढ़ने लगा। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स उगाए जाते हैं टाइम टाइम पे। ठीक है, कहीं पे जहाँ बारिश होती है वहाँ अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जहाँ कम बारिश होती है वहाँ अलग जो फसल होते हैं वो उगाए जाते हैं। तो ये इंडिपेंडेंस के बाद क्या हो गया, हमारा इंडिया बहुत जागरूक हो गया है सब चीज़ में। ठीक है, ये एक बिजनेस लाइन हो गया है ना। और आज पहले क्या था, जो जैसे सोचो देश आज़ाद होने के कुछ टाइम बाद यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती थी। जैसे कि आप जब लोग फसल करते हैं तो आप ये देखे होंगे कि पवन चक्की जो होती है ना, जो ज़्यादा हवा तूफान आने वाला है या फिर बारिश आने वाली है, तो उन लोग को पहले से पता चल जाता है। तो वो एक टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ हो रही है उसमें, है ना। वहाँ फिर आप जो मिट्टी को उन लोग जाँच करते हैं कि ये मिट्टी ज़्यादा अच्छा है कि नहीं है फसल के लिए, वो भी एक टेक्नोलॉजी यूज़ हो गया। तो ये इस कारण से क्या हुआ, जो इंडिपेंडेंस के बाद हमारा इंडिया कंट्री जो है, इस कारण से बहुत डेवलप होता जा रहा है ना।
अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, दे स्टूडेंट, यहाँ पे देखना आप लोग ध्यान से, दे स्टूडेंट यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट गुजरात एग्रीकल्चर्स इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन इन स्टडी 6 में आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है गुजरात का जो एग्रीकल्चर है गुजरात का, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एग्रीकल्चर इन इंडिया। अब हम लोग करेंगे इंडिया का। पहले तो हम लोगों ने गुजरात का पढ़ लिया था 6 में, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इंडिया का एग्रीकल्चर के बारे से, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है गुजरात में क्या क्या उगाया जाता है, ये आपका एक्टिविटी है, आप लोग इस चैप्टर में दिया गया है, तो आप लोग ढूंढ के थोड़ा सा कर लेना कि क्या क्या उगाया जाता है। ज्वार जो है, शुगर कैन है ना, यहाँ पे क्या क्या क्रॉप्स ग्रोन होते हैं गुजरात में, आपको 5 एक्टिविटी करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना। इसके बाद हो गया अब इंडस्ट्री। गुजरात में क्या क्या इंडस्ट्री है ये आपको करना है, ये भी इस चैप्टर में है, आप लोग एक बार रीड करके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक जो दिया गया है ये आपकी एक्टिविटी आप लोग करना, ठीक है। अब हम करेंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया। अब एग्रीकल्चर इंडिया में क्या क्या उगाया जाता है ये हम जानेंगे, ठीक है। नॉर्मल और इरिगेटेड एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है। द एग्रीकल्चर विच इज डिपेंडेंट ऑन मानसून इज कॉल्ड नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर, ठीक है। अब नॉर्मल और अनइरिगेटेड जो एग्रीकल्चर है वो क्या क्या है, ये जो मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। मॉनसून के ऊपर जो क्रॉप्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि कहीं पे बारिश जैसे सीजन वाइज होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बारिश बहुत कम हो जाती है उस जगह पे, तो उन लोग एक सोचो एक सर्कल टाइप उन लोग समझ लेते हैं कि हाँ इस टाइम पे बारिश होने वाली है, तो उन लोग मानसून के हिसाब से जो मानसून में डिपेंड रहता है उसी को हम नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर कहते हैं। द क्रॉप्स आर फॉलोज क्या क्या है, सोरगुन, मिलेट, ठीक है, जो बाजरे की खेती होती है। मिलेट आर ग्रोन इन एराइड रीजन्स। Sorghum is grown in Madhya Pradesh, Maharashtra, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। जो sorghum की खेती होती है वो कहाँ कहाँ होती है, मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में होती है, ठीक है। अब मिलेट जो हो गया देखो, ठीक है, जो बाजरे हो गई ये हो गया चारा, ठीक है। मिलेट इज ग्रोन इन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे दिया गया है जो बाजरा होती है उसकी खेती कहाँ कहाँ होती है, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। अब जो राजस्थान में है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इंडिया में, कितनी अच्छी बात है ना। जो बाजरे की खेती वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, राजस्थान में। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, आप लोग थोड़ा ध्यान से भी रीड कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इंडिया का मैप है, ठीक है, ये फूड ग्रेन्स का मैप है, कहाँ क्या उगाया जाता है। यहाँ पे दिया गया सोरगुन हो गया, मिलेट, कॉर्न, ग्राउंडनट, वीट, शुगर कैन, कॉटन, जूट, राइस, टी, कहाँ कहाँ उगाया जाता है आप लोग देख रहे हो ना, जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सोरगुन का यहाँ पे खेती हो रही है ना, तो ये आप लोग एक बार देख लेना, आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर इंडिया के बारे से दिया गया है। अब देखो यहाँ पे और एक दिया गया है थिंग्स टू नो, ये आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। इंडिया होल्ड्स द फर्स्ट पोजीशन इन द कल्टीवेशन ऑफ मिलेट। वाह कितनी अच्छी बात है ना। जो बाजरे की खेती होती है वो फर्स्ट पोजीशन में है, इंडिया में सबसे ज़्यादा खेती होती है बाजरे की, है ना, कितना प्राउड का बात है हमारे लिए। अब दूसरा हम करेंगे, फर्स्ट हो गया सोरगुन, अब सेकंड जो है वो हम करेंगे कॉर्न। जो मकई होती है जिसको हम भुट्टा भी कहते हैं, है ना, जो ठंड में आप लोग देखते हो ना, उसे आप लोग जो सेक के खाते हो, है ना, भुट्टे जो कहते हैं वो कॉर्न, ठीक है वो। अब उसके बारे से जानेंगे। कॉर्न इज़ यूज एज ग्रेन एंड एज फूडर फॉर एनिमल्स।
इट इज़ mainly grown in कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। जो कॉर्न की खेती हो गई ये तो हमारे खाने के लिए होती ही है, साथ ही ये एनिमल के खाने के लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं, कर्नाटका हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। देखो बच्चों इस चैप्टर में ना ज़्यादा कहाँ कहाँ उगाया जाता है, कहाँ ज़्यादा खेती होती है, ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो यही क्वेश्चंस रहेंगे ज़्यादातर। तो आप लोग ये देख लेना कि कौन की खेती कहाँ कहाँ ज़्यादा होती है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो गया ग्राउंड नट। जो बादाम होते हैं ना वो कहाँ कहाँ उगाया जाता है, ठीक है। ग्राउंड नट रिक्वायर्स लेस rain to grow. Gujarat is the leading producer of groundnut in India. It is also grown in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra and Madhya Pradesh. 50% of the eligible oil is extract from groundnut. अब ग्राउंडनट जो होते हैं इसमें पानी की मात्रा थोड़ा कम चाहिए होता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे, है ना। तो ये सूखा जगह हो गया, जैसे अभी गुजरात में ये ज़्यादा होते हैं। और साथ ही ये कहाँ कहाँ होते हैं, आंध्र प्रदेश में होते हैं, तमिलनाडु में होते हैं, है ना, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, यहाँ यहाँ ये उगाए जाते हैं। अब ये देखो 50% जो उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि बादाम ऑयल, है ना, तो जैसे अभी सब चीज़ का ऑयल निकलता है, कोकोनट ऑयल, बादाम का जो ऑयल रहता है तो वो भी एक्सट्रैक्ट होता है, तो 50% क्या होता है, इसका ऑयल भी निकलता है, जो बादामी ऑयल कहते हैं, है ना। अब हम दूसरा करेंगे, ये हो गया ड्राई फार्मिंग। अब जो सूखा जगह में जो होता है सीजन वाइज, जैसे कि कहीं बारिश का मौसम होता है, वहाँ मौसमी जो बारिश में जो ज़्यादा अच्छी उगती है उससे वहाँ लगाया जाता है, और जो जहाँ सूखा होता है वहाँ पे सूखे वाली खेती की जाती है। तो सूखे में देखो, ड्यूरिंग द मानसून सीजन वाटर इज़ कलेक्टेड इन लो लेइंग एरियाज, ड्राई फार्मिंग इज़ practiced in such areas, wheat grows well in such areas। अब क्या होता है, अब ड्राई फार्मिंग जो क्या होता है, मॉनसून सीजन, जैसे कि जैसे सोचो कहीं पे बहुत ज़्यादा कम पानी होती है, ठीक है, लेकिन उन लोग को जब वहाँ पे खेती करनी होती है तो उन लोग वाटर जो होते हैं उन लोग एक कलेक्ट करके रखा रहते हैं, ठीक है, जिसको नहर ऐसा कहा जाता है, कैनल जो होते हैं उसमें रखा जाता है। फिर जो वीट होती है उसे, अभी जैसे वीट की खेती की जाती है तो वहाँ पे तो इतना अवेलेबल पानी होता नहीं है, तो उन लोग जो वाटर जो उन लोग अपने जो स्टोर करके रखते हैं उसी में से यूज़ करते हैं, है ना। अब दूसरा हो गया इरिगेशन फार्मिंग। क्या है, द लैंड वेयर द फार्मिंग इज डन थ्रू इरिगेशन वेल्स, lakes, canal, etc. It is called irrigation farming. In India, on 30% of land, irrigation farming is carried out. अब जैसे यहाँ पे भी वही हो गया, जो इरिगेशन फार्मिंग जो सिंचाई होती है वो अभी कहीं कहीं पे बहुत सारे खेती होते हैं, जैसे कि राजस्थान में भी खेती होती है ना, गुजरात में भी हो गई है। तो यहाँ कंटिन्यू उतना बारिश होती नहीं है, टाइम टाइम में बारिश होती है, तो उस कारण से उन लोग वाटर स्टोर करके रखते हैं, जैसे लेक्स हो गए, वेल्स हो गए, फिर कैनल्स हो गए। तो जब उन लोग खेती करते हैं तब इसमें से उन लोग पानी यूज़ करते हैं उनके सिंचाई के लिए, ठीक है। अब हो गया पहला, दूसरा शुगर केन। अब शुगर केन का देखो, इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। हॉट एंड humid climate is favorable for sugarcane. Sugarcane is grown in Punjab, Gujarat, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा एंड तमिलनाडु। सुगरकेन को भी ना बच्चों मतलब ज़्यादा बारिश वाली जो सीजन है वहाँ पे नहीं होती है, ठीक है, जो जहाँ जहाँ अधिक बारिश होती है ना वहाँ पे सुगरकेन अच्छा नहीं होता, क्योंकि सुगरकेन का मतलब जो होता है, एक आप लोग सुने हो ना, गन्ना जो होता है ना। तो गन्ने की खेती में अगर ज़्यादा बारिश हो गई ना तो उसका जो मिठास रहता है ना वो एकदम घट जाता है, ठीक है। वो असम साइड में भी लगाया जाता है, जैसे हमारे वहाँ पे भी ऐसे लगाया जाता था। तो मतलब क्या था कि वहाँ पे जब लगाया जाता था बच्चों, तो बारिश होने के कारण ना उसका जो इतना मिठास रहता था ना वो एकदम घट जाता था। और लेकिन वही आप जो जहाँ जहाँ सूखा जगह, जहाँ पानी कम होता है, वहाँ के आप जब शुगरकेन खाओगे ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो इस कारण से क्यों, क्योंकि जहाँ बारिश होती है कंटिन्यू वहाँ का जो मिठास रहता है वो तो घट जाएगा, और जहाँ ड्राई रहता है उसका, क्योंकि उसका मेन चीज़ ही क्या है, सूखा जगह में होना। तो इसका कारण से क्या है, बहुत गर्मी जगह जहाँ एकदम मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ हो
वहाँ शुगर केन के लिए फेवरेबल रहता है, ठीक है। तो ये पंजाब में उगाया जाता है, पंजाब में भी ज़्यादा बारिश नहीं होती है। गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, तमिलनाडु में शुगर केन की खेती की जाती है, ठीक है। अब हो गया कॉटन, ठीक है। कॉटन देखो कहाँ कहाँ उगाया जाता है, कॉटन तो हर चीज़ में लगता है, आपको पता है। और जो ये शुगर केन हो गया, ये भी जैसे कि आप लोग जो जानते हो गुड़ बनाया जाता है ना, उसमें से फिर शुगर निकलते हैं, तो बहुत कुछ शुगर केन से भी बनाया जाता है। अब हो गया कॉटन। अब कॉटन का देखो क्रॉप कहाँ कहाँ किया जाता है। कॉटन क्रॉप टेक्स 6 to 8 months टू गेट रेडी। ये 6 से 8 महीना तक में रेडी हो जाता है, ठीक है। द स्काई शुड बी क्लियर व्हेन इट इज़ हार्वेस्टेड। इट इज़ mainly grown in गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। ये भी सूखा जगह में होना चाहिए। जब ये कटाई होती है तब यहाँ पे बारिश एकदम, जो बादल रहते हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए, नहीं तो अगर बारिश आई, और सिंपल सा है, कॉटन सोचो एक क्लोथ्स है, ठीक है। अगर वो बारिश में, अगर बारिश आ गया तो भीग जाएगा, तो है ना, तो वेट हो जाएगा उसका। तो अगर वो वेट हो गया तो कॉटन कुछ काम का रहेगा नहीं। तो इसी कारण से क्या है, उसका जब कटाई होती है तो एकदम सूखा सीजन रहना चाहिए, क्लियर होना चाहिए बादल, ठीक है। ये 6 से 8 महीना में होके रेडी हो जाता है। तो इसका कहाँ कहाँ ये उगाया जाता है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, सबसे हम लोग देख रहे हैं गुजरात में बहुत कुछ उगाया जाता है ना। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, यहाँ ये कॉटन उगाया जाता है, ठीक है। अब आप लोग को थिंग्स टू नो दिया गया है। पंजाब इज द लीडिंग प्रोड्यूसर of wheat. It is called the wheat bowl of India. Beside Punjab, it is grown in Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Karnataka. Balia wheat of Bhal region of Gujarat is very famous. अब जो wheat का जो खेती होती है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पंजाब में, ठीक है। पंजाब के बाद ये कहाँ कहाँ होता है, हरियाणा। ये भी सब ड्राई जो जगह है, मतलब सूखे जगह जहाँ जहाँ है, जहाँ बारिश कम होती है, वहाँ किया जाता है। और जो बलिया व्हीट है और भल रीजन में होते हैं, जहाँ गुजरात जो बहुत फेमस है। और ऑयल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कॉटन सीड्स, इट इज़ कॉल्ड कॉटन सीड्स ऑयल। आप लोगों ने सुना होगा कपास का तेल। आप लोग अपने फैमिली या अपने मम्मी पापा से पूछना कि जो कपास का ऑयल रहता है ये कैसा होता है। आप लोग सब लोग यूज़ करते होंगे, क्योंकि गुजरात में ये बहुत कॉमन है, जो कपास का तेल होता है ये कॉमन खाते हैं। तो ये इसी से कॉटन से एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे कपास का तेल भी कहा जाता है, ठीक है। अब हो गया जूट, ठीक है। अब जूट की खेती कहाँ कहाँ होती है, किस तरह से ये मौसम में होती है, ये जानेंगे हम लोग, ठीक है। जूट क्रॉप टेक्स 8-10 months टू गेट रेडी। ये 8 से 10 महीने में रेडी हो जाती है। द हार्वेस्टेड stems of the jute fiber is first tied together, soaked in water to soften. The fiber are then stripped from the stalks in long strands and washed in clear running water. Then they are hung up or spread on thatches roof to dry. Jute is grown in West Bengal, Assam, बिहार एंड उड़ीसा। इसमें क्या होता है बच्चों, जब ये जो इसके कली निकलते हैं ना, जो पतले पतले, ये आप लोग देख रहे हो ना पिक्चर में, ये जो निकलते हैं, ये जब निकलते हैं पतले पतले ना, तो ये क्या होता है, इसको सॉफ्ट करने के लिए ये इससे क्या क्या बनता है, जो आप लोग बैग्स देखते हो, है ना, जो पार्ट बोलते हैं आप लोग शायद कभी, जो पार्ट होता है, जो रस्सी होते हैं, है ना, वो निकलता है इससे। तो इसके क्या होता है, इसको काट कर ना, इसको सॉफ्ट करने के लिए पानी में थोड़ा भिजा के रखा जाता है, भिगो के इन लोग रख देते हैं। जो जैसे कि उन लोग के पास जब इन लोग खेती करते हैं, पास में नदी वगैरह ऐसा जो रहता है, उसमें उन लोग भिगो के रख देते हैं। उसके बाद ये वाटर वाला ही जगहों में ज़्यादा होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो बंगाल, असम, यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, तब ये इसे काट के ना वहाँ पे रख देते हैं पानी में, इसे सॉफ्ट होने के लिए। उसके बाद इसे सुखाया जाता है अपने छत पे ले जाके, या फिर इसे टांग कर। जब ये सूख जाता है तब ये रेडी हो जाता है। इसे पार्ट भी कहा जाता है, जो रस्सी निकलती है उससे बैग्स बनते हैं, जो आप लोग बाज़ार में लेके जाते हो ना बैग्स, इसी चीज़ से बनते हैं, जिसे पार्ट या फिर जूट कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है, ये वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, बिहार एंड उड़ीसा, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो यहीं पे ये होती है, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे पैडी। पैडी मीन्स राइस, और राइस तो स्टेपल फूड है, सब लोग जानते हो, ये सब लोग खाते हैं। बंगाल से असम, तमिलनाडु, ये स्टेपल फूड है वहाँ का, ठीक है। सुने आप लोग राइस, वही है ये राइस। पैडी मीन्स राइस, ओके। Paddy is an important crop of India. It is the staple diet of most of the Indians. It is grown in West Bengal, Bihar, Punjab, Assam, Madhya Pradesh, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु एंड गुजरात। गुजरात में भी ये उगाया जाता है ना। तो जो पैडी हो गया, जो चावल हो गया, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फसल है हमारे लिए, क्योंकि ये ना जो पैडी है ना, जो राइस है, ये सभी लोग खाते हैं, सबको ही पता है। जैसे कि आप अगर बाजरा हो गया या फिर गेहूँ हो गया, वीट जो हो गया, ये ना मतलब जस्ट हम लोग जब पढ़ते हैं तब हम लोग सुनते हैं, लेकिन ना ज़्यादा हम लोग को ये दिखता नहीं है जितना राइस के मामले में हम लोग को ये वीट, बाजरा, ये सब दिखता नहीं है ना। हम लोग जब पढ़ते हैं तब पता चलता है कि हाँ बाजरा भी है, फिर जो गेहूँ होता है ये बनता है ना। बस पढ़ते हैं, लेकिन बहुत रेयरली देखने को मिलता है। मतलब नॉर्मल, जैसे कि हम लोग अभी राइस, हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हम लोग को राइस एकदम नॉर्मल हिसाब से देखने को मिलता है, लेकिन आप लोग जो वीट होती है, बाजरा होता है, तो ये आपको एकदम नॉर्मल से नहीं दिखेगा, है ना। तो जो बाजरे की रोटी होती है वो हम लोग खाते हैं, लेकिन ये जो चावल है ना, ये तो ये कंटिन्यू सबको ही चाहिए होता है, नॉर्मल फूड सबका, एकदम डेली लाइफ के लिए ये चावल ज़रूरत होती है सबको। तो इसीलिए ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स है इंडिया का, ठीक है। ये सभी लोग का स्टेपल फूड आप बोल सकते हो। अधिक से अधिक लोग गुजरात से, असम से, मध्य प्रदेश, ये उड़ीसा के लोग ये स्टेपल फूड है। तो ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है? असम हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु, गुजरात में ये उगाया जाता है, ठीक है। अब हम समझेंगे प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोगों को कोई भी चीज़ का गार्डनिंग करना, ठीक है। अब गार्डनिंग में देखो, when certain crops are grown in the garden method and take care of its garden। अगर हम लोगों ने कोई भी खेती को अगर गार्डन के हिसाब से देखभाल कर रहे, अभी के जैसे देखो धान की खेती, ये ऐसा नहीं है। जो चावल होती है, चावल की खेती जैसे कि एक टाइम होता है, साल में 2 टाइम लगाया जाता है। तो अगर जैसे कि आपने लगा दिया एक टाइम, उसके बाद उसको पहले सिंचाई करते हैं, उस जो मिट्टी होती है उसको पूरा अच्छी तरीके से उन लोग एकदम मतलब सॉफ्ट टाइप पूरा पानी से भर देते हैं उन लोग, ठीक है। पानी से भर के वहाँ सिंचाई होती है, जो ट्रैक्टर से करते हैं वो ट्रैक्टर से होती है। उसके बाद फिर धान लगाया जाता है, धान लगाने के बाद उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर वो खुद ही खुद बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि डेली वहाँ जाके पानी देना पड़ता है, या फिर जो साइड का माटी है उसे अच्छे से उभारना पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो गार्डनिंग होती है, प्लांटेशन जो होते हैं, हम लोग जो गार्डनिंग करते हैं उसको क्या होता है, 2 दिन 1 दिन में हम लोग को देखभाल करनी पड़ती है। तो ये वैसे क्रॉप्स हैं जिसको ध्यानपूर्वक बढ़ाया जाता है, तो इट इज़ कॉल्ड एज प्लांटेशन। अब जो आप लोग देख रहे हो, जो गार्डन हिसाब से आपका देखभाल का हिसाब से जो चीज़ हो रहा है उसे हम गार्डनिंग कहते हैं, है ना। तो ये क्या क्या हो गया, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स हैं, जैसे कि हो गया टी, कॉफ़ी, फ्रूट, ऑर्चर्ड्स, वेजिटेबल्स, कोकोनट, प्लम्स एक्सेट्रा। तो ये क्या होता है, जो टी हो गया, जो टी का प्लांटेशन है, कॉफ़ी का हो गया, फ्रूट्स हो गया। फ्रूट्स को आप लोग अभी सोचोगे अभी लगा दिया उसके बाद छोड़ देगा, ऐसे नहीं, अभी थोड़ा देखभाल करनी पड़ती है उसको, जो प्लांट है वो सबको देखभाल करनी पड़ती है। तो इसी कारण से ये एक गार्डनिंग हिसाब से जो उगाई होती है, इसे हम गार्डनिंग हिसाब से बोल सकते हैं, है ना। वेजिटेबल्स हो गया, ये एक गार्डनिंग का हिस्सा है, ठीक है। अब हम समझेंगे टी, जो हम लोग चाय पीते हैं, है ना, चाय पत्ती जिसको बोलते हैं। कितने सारे आजकल ब्रेक्स दिखाते हैं चाय पत्ती, ताजमहल, या फिर दिखाते हैं कि वाह ताज, उसके बाद ताज़ा होले, ऐसे बहुत सारे हैं जो टीज़ होते हैं, ये उसी टीज़ में है। लेकिन उसको पहले यहाँ पे उगाया जाता है, आप लोग देख रहे हो ना, ये स्लॉप्स टाइप है, ये हिली एरियाज़ में होते हैं, ये बहुत सारे जगह में होते हैं, लेकिन ये स्लॉप जगह होना पड़ता है, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या होता है, जैसे कि साइड में जो आप लोग देख रहे हो ना, ये लगाया गया, इस साइड में ना नाला भी रहता है इन लोग का, ऐसे साइड में अंदर नाला भी रहेगा, ताकि अगर बारिश आती है तो वो नाला से चला जाए। क्योंकि ये अगर बारिश इनको मिलेगा ना, तो ये जो पौधा है ना, ये बढ़ेगा नहीं, अच्छे से होगा नहीं।
तो इस कारण से देखो इसका क्या दिया गया, टी इज़ ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन वेयर द फॉरेस्ट आर क्लियर, वाटर लॉगिंग नियर द रूट्स ऑफ द टी प्लांट्स इट is harmful for the plantation. That is why it is grown on mountain slopes. Assam produces maximum tea. Besides Assam, tea is produced is West Bengal, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. देखो जैसे मैंने पहले बताया, अगर ये जो बारिश अगर इसको ज़्यादा होगी ना तो इसके लिए बहुत हार्मफुल होगा, क्योंकि ये सड़ जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है ना, जब ये खेती होती है, ये खेती आप देख रहे हो ना, जब ये खेती हो रही है साइड साइड में नाले रहते हैं, बड़े बड़े नाले रहते हैं, जब ये पानी यहाँ पे आ जाएगा ना तब वो पानी वो नाला से चला जाता है, ठीक है। तो इसका खेती के लिए एक मतलब स्लोप्स टाइप जो एरिया होता है, माउंटेन एरिया जो होता है, हिली एरिया, वहाँ पे किया जाता है इसका खेती, ठीक है। और इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और जो भी स्लोप्स होंगे, ठीक है, थोड़ा ढलान होगा अगर, तो पानी जो भी आएगा वो तो चला जाएगा नीचे। इस कारण से इसे थोड़ा ढलान जगह में किया जाता है, थोड़ा स्लोप एरिया में बनाया जाता है, ठीक है। इसके जो रूट्स हैं, जो जड़ है, उसके लिए पानी हार्मफुल होता है। तो कोई भी पेड़ के लिए पानी तो चाहिए होता है, लेकिन कम मात्रा में चाहिए होता है इसको, ठीक है। और ये कहाँ का उगाया जाता है, असम, ऑब्वियसली असम में ज़्यादा पाया जाता है ना। फिर असम के बाद इसको हो गया वेस्ट बंगाल, केरला में भी ये उगाया जाता है, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ ये टी का प्लांट किया जाता है। आप लोग देख रहे हो ये लेडीज़ है ना, ये जो टी के पत्ते होते हैं ना, इसे तोड़ते हैं, जो एकदम मतलब जो न्यू वाले पत्ते होते हैं, छोटे छोटे जो पत्ते निकलते हैं ना, एकदम नए नए जो पत्ते होते हैं, एकदम कोमल पत्ते, इसे तोड़ के इसमें डालते हैं, और डाल के फूल करके ना एक ट्रक में लेकर जाते हैं। फिर उसी में उन लोग इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, उसी में बहुत सारे किस्म का निकलता है, कोई बहुत ज़्यादा छोटा निकलता है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा निकलता है। तो जो एकदम जो ज़्यादा अच्छे वाले रहते हैं ना, उसे सप्लाई कर दिया जाता है ना। तो फिर उसके बाद 3-4 पार्ट, बहुत सारे इसके पार्ट्स निकलते हैं, छोटे बड़े, किसी में पत्तियां रहती हैं। आप लोग देखते हो ना टी का ताजमहल, वो कुछ रहता है, जो अच्छे टी, जो ब्रांडेड टी का पैकेट रहता है, उसमें कुछ बड़े टी भी रहते हैं, कुछ छोटे टी भी रहते हैं, बोलते हैं ना बड़े छोटे पत्तियों के साथ। तो वैसा आजकल निकल गया है ना। तो जो बहुत अच्छे रहते हैं वो सप्लाई हो जाते हैं अलग अलग देशों में। फिर उससे हमारी जो इंडस्ट्री का है, जो डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक रेट इसी तरह होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है थिंग्स टू नो। इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। अब इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा टी की, ये भी टी मतलब टी बहुत ज़्यादा उगाया जाता है इंडिया में भी, ठीक है। अब देखो डिस्कवर ऑफ कॉफ़ी प्लांट। अब कॉफ़ी प्लांट का डिस्कवर, क्योंकि कॉफ़ी पहले के लोग जो थे ना, इसको कोई जानते नहीं थे, इसे जानवर ही खाते थे, है ना। लेकिन धीरे धीरे कॉफ़ी को इतना इम्पोर्टेंट पार्ट मान लिया गया है। ब्रू गोल्ड, ये गोल्ड, कितना सारा गोल्ड निकल गया है। फिर नेस्ले कुछ निकल गया है ना। तो इसे एकदम कॉफ़ी को आप कॉफ़ी जिसे आप देखते हो नॉर्मली कॉफ़ी पीना है तो एकदम स्टैंडर्ड लगता है सुन के, है ना। तो इसको डिस्कवर कैसे किया, किसने किया, ठीक है। ये पहले ना जानवर ही खाते थे कॉफ़ी को, जो इसका जो फल निकलता है ना, उसे जानवर ही पहले खाते थे। तो एक काल्दी डेली टुक हिज goats फॉर ग्रेजिंग। ही was fed up with the frolicking of goats। फ्रॉलिकिंग जो हो गया ना, मतलब क्या होता है, तो बार बार वो जाता था, ठीक है। One day he ate the fruit of the plant which his goat were eating and he also felt fresh। तो क्या हुआ, एक काल्दी करके एक आदमी का नाम था, वो अपने जो बकरे होते हैं ना, उसे वो चराने के लिए लेके जाता था जंगल में, ठीक है। और जो बकरे थे वो क्या करते थे, एक ही जंगल जो प्लांट था, जो कॉफ़ी का जो पेड़ था, उसी में बार बार जाते थे, उसका पत्तियाँ खाते थे बार बार। तो वो भी ना फ्रस्ट्रेट हो गया, गुस्सा हो जाता था कि क्यों सिर्फ बकरी को यहाँ बांधते हैं, तो वो जाके वहाँ चला जाता है क्यों। तो एक दिन उसने थोड़ा ध्यान दिया तो देखा, अरे ये बकरा खाली यही पेड़ क्यों खा रहा है, ये प्लांट क्यों खा रहा है बार बार। तो जब खा के देखा ना प्लांट, वो बहुत टेस्टी था। उसका जो फ्रूट्स होते हैं ना, छोटे छोटे फ्रूट जो होते हैं कॉफ़ी के, वो खा के देखा, वो उसको भी बहुत अच्छा लगा, फ्रेश लगा, टेस्टी लगा। तब उसने ही डिस्कवर किया इस कॉफ़ी प्लांट को और कॉफ़ी को, ठीक है। एक अच्छा नॉलेज है। और दिस ही इंट्रोड्यूस कॉफ़ी
टू द वर्ल्ड। देखो ये आउट ऑफ वर्ल्ड तक फेमस हो गया कॉफ़ी को पहले कोई भी नहीं जानता था। अभी आप लोग एक दो मैंने ब्रेक पहले भी देखा था, जो केरला के लोग हैं, जो कर्नाटका हो गया, केरला जो लोग हो गया, केरला का जो लोग है, तमिलनाडु है ना, साउथ के जो लोग हैं, एक दो ब्रेक भी मैंने देखा था, वहीं पे ये प्रोड्यूस होते, दो कॉफ़ी का जो ब्रेक होता है उसमें मैंने देखा था। ठीक है, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पूरा वर्ल्ड को कॉफ़ी के बारे से। कॉफ़ी इज़ प्रोड्यूस इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला में। क्यों? क्योंकि वहीं पाया गया था, तो सबसे ज़्यादा वहीं पे प्लांटेशन होती है इसका, है ना। तो ये एक मतलब आप बोल सकते हो, मतलब कॉफ़ी को एक प्रायोरिटी दिया गया, बहुत अच्छा प्राइम पोजीशन दिया गया। क्योंकि चाय बोलोगे तो नॉर्मल लगेगा, लेकिन आप जब कॉफ़ी बोलोगे ना तो एकदम हाई स्टैंडर्ड लगता है ना। तो बच्चों इसके साथ फर्स्ट लेक्चर एंड होता है। अब हम इस चैप्टर को सेकेंड लेक्चर में फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।